साथियों, मैं सौरभ निषाद आप सभी का एक बार स्वागत वंदन अभिनंदन फिर से करता हूं अपने यूट्यूब चैनल न्यू स्टडी 2.0 पर। साथियों, हम आपको पढ़ा रहे हैं भारतीय संविधान। आज हम पढ़ाएंगे आपको भारतीय संविधान में भाग 5 संघ की कार्यपालिका। साथियों, ये जिंदगी हंसी है, ये जिंदगी हंसी है, इससे प्यार करो। अभी रात है तो सुबह का इंतजार करो। जिस पल की ख्वाहिश है आपको वो पल भी आएगा, बस खुद पर और अपनी मेहनत पर विश्वास करो। साथियों, इसी के साथ हम आपको चालू करते हैं भारतीय संविधान भाग 5। भारतीय संविधान भाग 5। साथियों, भारतीय संविधान भाग 5 में संघीय कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। संघीय कार्यपालिका का वर्णन। संघ की कार्यपालिका भाग 5 में वर्णित है। संघ की कार्यपालिका अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 तक वर्णित है। अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 तक। साथियों, अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। संघ की कार्यपालिका 3 भागों में डिवाइड है। संघ की कार्यपालिका विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका तीन भागों में संघ की कार्यपालिका वर्णित है। साथियों, ध्यान देंगे, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका ये सरकार के अंग माने जाते हैं। जो हमारे देश की सरकार है, हमारे देश की सरकार के जो मुख्य अंग हैं वो विधायिका है, न्यायपालिका है और कार्यपालिका है। इन्हें सरकार का स्तंभ कहा जाता है। साथियों, अगर चौथे पॉइंट की बात हम लोग करते हैं तो चौथा पॉइंट आपका क्या है? चौथा पॉइंट मीडिया है। मीडिया के बारे में आप लोग जानते होंगे। मीडिया भी क्या है? सरकार का चौथा स्तंभ है। सरकार का जो चौथा स्तंभ है साथियों वो मीडिया है, क्योंकि मीडिया हमको जितनी जानकारी देती है, जो समाचार पत्रों में निकलते हैं या हम टीवी शो में देखते हैं, समाचार में देखते हैं, जितना चीज़ें हम देखते हैं मीडिया के माध्यम से देखते हैं, हमें सरकार के बारे में, अपने देश के बारे में मात्र उतनी ही जानकारी हो पाती है। मीडिया जिस बात को छिपा देती है, सरकार की वो सभी कमियां छिप जाती हैं। मीडिया जिस बात को उजागर कर देती है वो कमियां सभी के सामने आ जाती हैं। तो मीडिया भी साथियों सरकार का चौथा स्तंभ कहलाता है। तो सरकार के 3 मुख्य स्तंभ हैं, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। मीडिया सरकार का चौथा स्तंभ कहलाती है। साथियों, हम बात कर रहे हैं संघीय कार्यपालिका की। तो संघीय कार्यपालिका अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 तक वर्णित है। सबसे पहले बात करते हैं कि विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका का क्या महत्व है। ठीक है, तो साथियों अगर हम बात करते हैं, हम विधायिका की अगर बात करते हैं तो विधायिका साथियों कानून का निर्माण करती है। विधायिका हमारे देश में कानून का निर्माण करती है। विधायिका कानून का निर्माण करती है। न्यायपालिका साथियों, न्यायपालिका विधायिका जो भी कानून बनाती है उस कानून की देखरेख करती है, देखती है क्या जो कानून बनाया गया है, विधायिका के द्वारा जो कानून बनाया गया है, न्यायपालिका उसका गहन अध्ययन करती है। न्यायपालिका देखती है, परखती है यह कानून हमारे देश में लागू करने के लायक है अथवा लागू करने के लायक नहीं है। न्यायपालिका कानून पर विचार विमर्श करती है, बनाए गए कानून पर विचार विमर्श करती है। साथियों, तो विधायिका कानून का निर्माण करती है हमारे देश के लिए। न्यायपालिका जो भी कानून विधायिका के द्वारा बनाया जाता है
उस कानून को देखती है, परखती है, और जब न्यायपालिका को लगता है यह कानून हमारे देश में पारित करने के लायक है, तब न्यायपालिका उस कानून को कार्यपालिका के पास भेज देती है और ये कार्यपालिका तब उस कानून को लागू कर देती है। तो ये जो है कार्यपालिका कानून को लागू करती है। तो साथियों ये है हमारी संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका से मिलकर बनी है, सभी को पता है। हमने बताया कि विधायिका हमारे देश में कानून का निर्माण करती है, न्यायपालिका उस कानून की परख करती है, विचार विमर्श करती है कि कानून हमारे देश में पारित करने के लायक अन्यथा नहीं है। यदि पारित करने के लायक होगा कानून तो न्यायपालिका उस कानून को कार्यपालिका के तहत सौंप देती है और कार्यपालिका हमारे देश में वो कानून लागू कर देती है। साथियों अगर हम न्यायपालिका की बात करते हैं, न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक कहा जाता है। संविधान का संरक्षक। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया गया कि किसे संविधान का संरक्षक कहते हैं, तो हम बताएंगे न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि साथियों कारण क्या है, न्यायपालिका कानून की परख करती है, कानून का विचार विमर्श करती है। अगर न्यायपालिका विचार विमर्श गलत दे देगी तो गलत कानून हमारे देश में लागू हो जाएगा, और अगर न्यायपालिका कानून पर विचार विमर्श करके अच्छा कानून देती है तो हमारे देश में अच्छा कानून लागू होगा। इसीलिए संविधान का रखवाला भी इसको कहा जा सकता है। तो न्यायपालिका को साथियों संविधान का संरक्षक कहा जाता है। पॉइंट क्लियर है? हम पढ़ाएंगे आज आपको कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन से पद हैं हमारे देश में जो कार्यपालिका के अंतर्गत वर्णित हैं। हमारे देश की कार्यपालिका में कार्यपालिका साथियों कार्यपालिका का जो पहला अंग है वो राष्ट्रपति को माना जाता है। राष्ट्रपति राष्ट्रपति कार्यपालिका का अंग होता है। राष्ट्रपति के बाद साथियों उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के बाद मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद के बाद प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के बाद भारत का महान्यायवादी, साथियों ये जो है हमारे कार्यपालिका के प्रमुख अंग हैं। हम इन सभी पे बारी बारी से पूर्ण विस्तृत जानकारी आपको देंगे। बस आपको हमारी वीडियो को प्रतिदिन देखना है। एक एक वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। एक आज की वीडियो में साथियों हम राष्ट्रपति पर चर्चा करेंगे, कैसे हमारे देश में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, कैसे कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाता है, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, राष्ट्रपति के क्या कार्य हैं, इन सभी के बारे में आज हम आपको जानकारी कराने वाले हैं साथियों। साथियों अगर हम राष्ट्रपति की बात करते हैं, अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 52 में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। संविधान के 395 अनुच्छेदों में से अनुच्छेद 52 में वर्णित है कि भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा। दूसरे पॉइंट की बात साथियों बात करते हैं
तो राष्ट्रपति इसी अनुच्छेद 52 में बताया गया है, राष्ट्रपति भारत का पहला नागरिक होगा। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होगा। साथियों, यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं। प्रश्न पूछे जाए कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो हम बताएंगे भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 52 में साथियों भारत के राष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। साथियों ध्यान देते हैं, यह राष्ट्रपति जो होता है राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का संघ की कार्यपालिका का संघ की कार्यपालिका का नाम मात्र का अध्यक्ष होता है। नाम मात्र का अध्यक्ष होता है। साथियों संघ की कार्यपालिका का नाम मात्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है हमारे देश में। हमारे देश का जो मुख्य अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। साथियों जो अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति की बात करते हैं तो अमेरिका का राष्ट्रपति विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति माना जाता है। अमेरिका का राष्ट्रपति पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति माना जाता है। अगर हम बात करते हैं अमेरिका के संविधान में एक व्यक्ति साथियों मात्र 2 बार, अमेरिका में एक व्यक्ति को मात्र 2 बार राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, लेकिन हमारे देश में एक व्यक्ति को जब तक चाहे वो तब तक राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि एक व्यक्ति को 1 बार, 2 बार या 3 बार राष्ट्रपति बनाया जाए। हमारे देश के संविधान में वर्णित है कि एक व्यक्ति को कई बार राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। साथियों अगर हम बात करते हैं अमेरिका के संविधान में वर्णित है कि अमेरिका के संविधान के अनुसार एक व्यक्ति अमेरिका में मात्र 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, तीसरी बार उस व्यक्ति को राष्ट्रपति नहीं बनाया जा सकता है। अमेरिका का जो राष्ट्रपति चयनित होता है मात्र 4 वर्ष के लिए चयनित होता है। अमेरिका में एक व्यक्ति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है, राष्ट्रपति का एक कार्यकाल अमेरिका में 4 वर्ष का होता है। यहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। हमारे देश के राष्ट्रपति का एक कार्यकाल जो माना जाता है, एक कार्यकाल 5 वर्ष का। अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों में राष्ट्रपति का कार्यकाल मात्र 4 वर्ष का होता है। क्या किसी को मालूम है वर्तमान समय में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? बताइए। ठीक है, तो जो बाइडेन जी जो हैं अमेरिका के जो बाइडेन अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। इनका कार्यकाल 4 वर्ष का है। इनके बारे में आप लोग जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते इनकी हम अलग से वीडियो लेकर के आएंगे, तब जो बाइडेन के बारे में, अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में संपूर्ण चर्चा साथियों करेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं अपने भारत के राष्ट्रपतियों की चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 52 में, इसके बाद साथियों बताएंगे अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में बताया गया है कि क्या होता है, हमारे देश की जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होती है। संघीय कार्यपालिका की शक्ति, संघीय कार्यपालिका की शक्ति संघीय कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति में निहित होती है। ये है अनुच्छेद 53। अब बात करते हैं भारत में हमने बताया कि ये क्या है, नाम मात्र का अध्यक्ष होता है, जबकि हमारे देश का जो वास्तविक संघीय कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति हमारे देश में राष्ट्रपति बनने की इच्छा रखता है, उसको कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए।
साथियों हम थोड़ा सा अनुच्छेद आगे पीछे करके आपको पढ़ाएंगे, उससे आप निश्चिंत रहिएगा, क्योंकि हम आपको पूरा सीक्वेंस वाइज पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि किताबों में साथियों आपको सीक्वेंस वाइज नहीं दिया जाता है, अनुच्छेद कभी दे देगा सीक्वेंस को आगे पीछे कर देता है, तो हम आपको सीक्वेंस के वाइज पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए अनुच्छेद आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक है, उससे आप भ्रमित नहीं होंगे, आपको सभी अनुच्छेद की जानकारी दी जाएगी, बस आप वीडियो को देखते रहिए। पूरा वीडियो देखने का साथियों प्रयास करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण और जानकारी वाली वीडियो ये। हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 58 की बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 58 में साथियों बताया गया है राष्ट्रपति की योग्यताएं। राष्ट्रपति की योग्यताएं, अगर राष्ट्रपति बनना है तो राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, प्रश्न ये पूछा जाता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। तो साथियों न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अगर किसी भी व्यक्ति या किसी भी विद्यार्थी के दिमाग में ये प्रश्न आता है कि सर न्यूनतम उम्र 35 वर्ष है, अधिकतम उम्र क्या संभव है, तो ध्यान देंगे भारत के राष्ट्रपति में अधिकतम उम्र की कोई चर्चा नहीं की गई है। अगर व्यक्ति 100 साल का, 105 साल का, 108 साल का, तब भी वो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। साथियों अगर व्यक्ति की उम्र चाहे कितनी भी हो, अगर 35 वर्ष से उम्र ज्यादा है तो भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। साथियों इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। ठीक है, आपको एकदम बेहतरीन और विस्तृत जानकारी हम आपको देंगे। चलिए ठीक है, पहला पॉइंट क्या हमने बताया कि राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम 35 वर्ष की उम्र पूरी होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। किसी भी विदेशी व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति नहीं बनाया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति विदेशी है, आकर के भारत में भारत की नागरिकता को ग्रहण कर लिया है, तो ऐसे व्यक्तियों को भी राष्ट्रपति नहीं बनाया जाता है। राष्ट्रपति बनने के लिए उसका जन्म भारत में ही होना चाहिए। पॉइंट क्लियर है साथियों। दूसरी पॉइंट की हम लोग बात करते हैं, लोकसभा का सदस्य, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो तो उस व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। अब लोकसभा की क्या योग्यता है साथियों, हम अपने अगले टॉपिक में लेकर के आएंगे। जब आपको पढ़ाएंगे लोकसभा, तो लोकसभा में कौन कौन सी योग्यताएं होती हैं उनकी जानकारी आपको लोकसभा के अंतर्गत देंगे साथियों। अगला पॉइंट है साथियों, वह किसी लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर न हो। लाभ का पद का मतलब साथियों होता है वह कोई सरकारी नौकरी ना करता। सरकारी नौकरी को साथियों लाभ का पद माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति लाभ के पद पर है, सरकारी नौकरी कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति नहीं बनाया जा सकता है। अगर वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो सबसे पहले लाभ के पद को छोड़ना पड़ेगा, सबसे पहले उसको अपने लाभ वाले पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, इसके बाद वो राष्ट्रपति के लिए नामांकन कर सकता है। तो साथियों ये था अनुच्छेद 58, भारत का राष्ट्रपति बनने की क्या योग्यता होनी चाहिए। साथियों अगर हम अनुच्छेद 57 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 57 में इस बात का चर्चा किया गया है कि एक व्यक्ति को भारत का कई बार राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। भारत का एक व्यक्ति भारत में कई बार राष्ट्रपति बन सकता है, जबकि हमने बताया कि अमेरिका के संविधान में वर्णित है कि अमेरिका में एक व्यक्ति मात्र 2 बार राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। हमारे देश में एक व्यक्ति को कई बार राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। इसका वर्णन अनुच्छेद 57 में किया गया है। एक व्यक्ति को कई बार राष्ट्रपति बनाया जा सकता है।
इसके बाद बात करते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। योग्यता तो जान गए, ठीक है। एक व्यक्ति को कितनी बार राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, कई बार राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 57 में इसका वर्णन किया गया है। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 54 की बात करेंगे। अनुच्छेद 54 साथियों, हमने अनुच्छेद 52 बता दिया, अनुच्छेद 53 बता दिया, अनुच्छेद 58 बता दिया, अनुच्छेद 57 बता दिया। अब चल रहे हैं अनुच्छेद 54 के पास। अनुच्छेद 54 में क्या दिया गया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से किया जाता है, इसका वर्णन अनुच्छेद 54 के अंतर्गत किया गया है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत, गोपनीय रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। साथियों, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, इसका वर्णन अनुच्छेद 54 में वर्णित है। प्यारे साथियों, आपको अब ये लगता होगा सर ये अप्रत्यक्ष रूप क्या है और प्रत्यक्ष रूप क्या है। तो अगर आपको ये जानकारी चाहिए कि प्रत्यक्ष रूप क्या है, प्रत्यक्ष का मतलब साथियों होता है जिनको वोट आम नागरिक दे सकता है। जो ऐसे पदवी जिनके लिए आम नागरिक वोट देता है उसको प्रत्यक्ष मत कहा जाता है। जैसे प्रधानमंत्री का चुनाव हो गया, मेयर का चुनाव हो गया, या साथियों अगर हम बात करते हैं मुख्यमंत्री का चुनाव हो गया, ठीक है। जो हमारे विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, इनको, या हमारे ग्राम प्रधान होते हैं, इनको क्या किया जाता है, इनको प्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा मतदान किया जाता है। जिनको आम नागरिक मतदान कर सकता है वो प्रत्यक्ष चुनाव कहलाता है, और जिसको आम नागरिक मतदान नहीं कर सकता है वो अप्रत्यक्ष चुनाव कहलाता है। साथियों, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, कैसे राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया जाता है। अप्रत्यक्ष मत क्या होता है, हमने बताया कि जिनको आम नागरिक वोट नहीं दे सकती, आम नागरिक मतदान जिनके लिए नहीं कर सकता है, उनको क्या कहा जाता है, अप्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। इनको ध्यान देंगे, कौन मतदान कर सकता है। प्यारे साथियों, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि राष्ट्रपति को कौन कौन मतदान कर सकता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट है राष्ट्रपति को लोकसभा, राज्यसभा व विधानसभा के निर्वाचित सदस्य मतदान करते हैं। साथियों ध्यान देंगे, राष्ट्रपति के चुनाव में केवल 3 प्रकार के लोग चुनाव दे सकते हैं, बाकी कोई मतदान नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सदस्य, लोकसभा का मतलब साथियों संसद होता है। सांसद जो हमारे गांव क्षेत्र के सांसद चुने जाते हैं, जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है। प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है साथियों लोकसभा का चुनाव माना जाता है। तो ये जो सांसद वाला चुनाव होता है, सांसद को लोकसभा का सदस्य कहा जाता है, और लोकसभा का जो मुख्यालय है दिल्ली में स्थित है। राज्यसभा साथियों ठीक उसी प्रकार से लोकसभा का जो विपरीत सदस्य होता है, लोकसभा अपनी मनमानी ना करे इसके लिए एक और सभा होती है जिसको राज्यसभा कहा जाता है। तो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति को वोट नहीं दे सकते हैं, मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति को मतदान नहीं कर सकते हैं। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। साथियों एक विधान परिषद भी होता है। हमारे देश के 6 राज्यों में विधान परिषद है, लेकिन साथियों विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति को मतदान नहीं कर सकते, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं, हमारे देश में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन 8 केंद्र शासित प्रदेशों में साथियों 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं, एक का नाम है पुदुचेरी और एक का नाम है दिल्ली। पुदुचेरी और दिल्ली। पुदुचेरी और दिल्ली की बात करते हैं तो पुदुचेरी और दिल्ली में साथियों यहाँ पे विधानसभा है। विधानसभा 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पे विधानसभा का वर्णन मिलता है। साथियों यहाँ पे ध्यान देंगे, पुदुचेरी और दिल्ली में विधानसभाएं हैं। यहाँ पुदुचेरी और दिल्ली के जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति को मतदान करते हैं। ठीक है, तो हमने बताया कि राष्ट्रपति को लोकसभा के निर्वाचित सदस्य मतदान करते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य मतदान करते हैं, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य मतदान करते हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश में से मात्र 2 केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी और दिल्ली के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति को मतदान करते हैं। इनके अलावा राष्ट्रपति को कोई और मतदान नहीं कर सकता है। साथियों 70वां संविधान संशोधन हुआ था। 70वां संविधान संशोधन। 70वां संविधान संशोधन में पुदुचेरी को और दिल्ली को विधानसभा का दर्जा साथियों दिया गया था। 70वां संविधान संशोधन प्यारे साथियों 1992 ईस्वी में किया गया था। 1992 ईस्वी में 70वां संविधान संशोधन किया गया था और 70वें संविधान संशोधन में पुदुचेरी और दिल्ली में विधानसभा का गठन किया गया था। तब से पुदुचेरी और दिल्ली में मुख्यमंत्री के चुनाव साथियों लड़े जाते हैं। तब से दिल्ली और पुदुचेरी में मुख्यमंत्री का चुनाव होता है और यहाँ का अपना एक मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री का चुनाव साथियों विधानसभा का चुनाव माना जाता है। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। एक एक टॉपिक अच्छे तरीके से बताएंगे। थोड़ी सी हमारी आज की वीडियो लंबी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप जुड़े रहिए, आपको बहुत अच्छी जानकारी हम प्रोवाइड करवाएंगे साथी। साथियों अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति जो है अनुच्छेद 55 में इसका वर्णन किया गया है। यहीं पे बताया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होगा। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होगा? अप्रत्यक्ष रूप से। इसका वर्णन इसके बाद है अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल साथियों भारत में 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। आगे पॉइंट बताएंगे, क्या राष्ट्रपति 5 साल का जब राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, क्या इस 5 साल के पहले राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? ठीक है, क्या राष्ट्रपति को 5 साल के पहले उसके पद से हटाया जा सकता है? बिल्कुल हटाया जा सकता है। ध्यान देंगे, राष्ट्रपति को 3 कंडीशन में साथियों हटाया जा सकता है। अब आप जानते होंगे एक ही कंडीशन, महाभियोग के द्वारा। लेकिन साथियों राष्ट्रपति का पद 3 प्रकार से रिक्त हो सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति को जबरदस्ती हटाया नहीं जा सकता है। राष्ट्रपति 3 कारणों से राष्ट्रपति का पद खाली रह सकता है। पहला कारण है त्याग पत्र देने पर। त्याग पत्र, अगर राष्ट्रपति को अपने पद अच्छा नहीं लगता है, राष्ट्रपति को लगता है कि मैं राष्ट्रपति का पद भी अच्छी तरीके से नहीं निभा पाऊंगा, तो ऐसे कंडीशन में राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे सकता है। राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। अच्छा, बात ये आती है कि सर अगर राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देगा तो क्या प्रधानमंत्री को देगा, क्या मुख्यमंत्री को देगा? तो साथियों अगर हम बात करते हैं, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति
तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंप देता है अगर किसी कारणवश उपराष्ट्रपति देश में नहीं है। अगर मान लेते हैं कि उपराष्ट्रपति किसी विदेशी दौरे पर चला गया है, उपराष्ट्रपति देश में नहीं है, तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को अपना त्यागपत्र सौंपता है। साथियों, अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को अपना त्यागपत्र सौंप देता है। यदि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है, यदि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी देश में नहीं है, वो भी कहीं विदेशी भ्रमण पर गया है, तो ऐसे कंडीशन में साथियों सुप्रीम कोर्ट के सबसे उम्र दराज व्यक्ति, जज को, ठीक है, उम्र में जो जज सबसे बड़ा होगा तब राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उसे देगा। पॉइंट क्लियर है? जब क्या होगा, उपराष्ट्रपति नहीं होगा देश में, मुख्य न्यायाधीश नहीं होगा, ऐसे कंडीशन में उम्र में जो सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश सबसे बड़ा होगा, ठीक है, उम्र के अनुसार, तब राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उसे सौंप देता है। एक कंडीशन प्यारे साथियों क्लियर हो गई है। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर क्या होता है, कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन में भी राष्ट्रपति का पद मुक्त हो जाता है। साथियों, अब आप लोगों के दिमाग में एक प्रश्न आया होगा कि सर ऐसे कौन से व्यक्ति हैं चलिए ठीक है। तो हमने बताया मृत्यु होने के बाद क्या होगा, राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है। तीसरा पॉइंट आपको बताएंगे, महाभियोग के दौरान, ये बहुत महत्वपूर्ण है, महाभियोग, ठीक है साथियों, संविधान के अनुच्छेद 61 में वर्णित है, अनुच्छेद 61 में बताया गया है कि राष्ट्रपति पर अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगाया जा सकता है और महाभियोग लगा करके राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 61, अच्छा, एक व्यक्ति थे जाकिर हुसैन, नाम सुने होंगे आप लोग। जाकिर हुसैन भारत के पहले राष्ट्रपति हैं। साथियों, जाकिर हुसैन भारत के पहले राष्ट्रपति हैं जिनको क्या हुआ था, कार्यकाल के दौरान जिनकी मृत्यु हो गई थी। क्या हुआ, कोई दिक्कत है? जाकिर हुसैन हमारे देश के पहले राष्ट्रपति हैं जिनको क्या हुआ था, कार्यकाल के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। प्यारे साथियों, अच्छा सर, इनकी जब मृत्यु हो गई जाकिर हुसैन की, तो जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद कोई कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त हुआ होगा, ठीक है? तो ध्यान देंगे, जब राष्ट्रपति की एकाएक मृत्यु हो जाती है तो ऐसे कंडीशन में एक कार्यवाहक राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है। तो प्यारे साथियों, हिदायत उल्लाह हमारे देश के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति की न होने पर एकाएक कुछ दिनों के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया जाता है। तो हमारे देश के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? तो हमारे देश के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति थे हिदायत उल्लाह, ठीक है। हम बात करते हैं कार्यकाल के दौरान कौन से राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई थी? तो कार्यकाल के दौरान जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी। ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। अगर आप कहते हैं भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो आप सभी को पता होगा
कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। साथियों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहली बार जब चुनाव लड़े थे तो इनका चुनाव के द्वारा नहीं, संविधान सभा के द्वारा इनको भारत का राष्ट्रपति बनाया गया था। कब बनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को इन्हें भारत का राष्ट्रपति बनाया गया था। संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था, बिना चुनाव के। अगर आपसे प्रश्न जाए कि भारत का वह राष्ट्रपति कौन है जो बिना चुनाव के राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया था, तो साथियों हम बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो बिना चुनाव के भारत के राष्ट्रपति बनाए गए थे। पॉइंट क्लियर है साथियों? उम्मीद करते हैं क्लास बहुत अच्छी लगती होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है और लोगों को बताइए कि न्यू स्टडी 2.0 शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अग्रसर बनाने के लिए आ चुका। आप सभी को सारी की सारी क्लासेज, जितनी क्लासें हैं सब आपको फ्री में यूट्यूब चैनल न्यू स्टडी 2.0 पर या हमारे फेसबुक ID सौरभ निषाद अध्यापक पर यह वीडियो साथियों उपलब्ध रहती है। इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 60, अनुच्छेद 60 का वर्णन करते हैं। अनुच्छेद 60 साथियों, अगर हम अनुच्छेद 60 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिला सकता है? राष्ट्रपति को शपथ अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ का वर्णन किया गया है। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट साथियों, सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है? आप सभी को पता होगा कि जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है, एकमात्र सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली। नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। यदि किसी कारणवश मुख्य न्यायाधीश नहीं होता है, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश, वरिष्ठतम न्यायाधीश, कहने का मतलब ऐसा न्यायाधीश जो उम्र में सबसे बड़ा होगा। जो न्यायाधीश उम्र में सबसे बड़ा होगा सुप्रीम कोर्ट में, वह न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। पॉइंट क्लियर है? आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो आप बताएंगे राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। यदि मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट में कुल 34 न्यायाधीश होते हैं। 34 न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 33 अन्य न्यायाधीश, ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं। नहीं तो आपको ये पता चल जाए कि भाई एक ही न्यायाधीश होता है, एक कोर्ट में एक ही न्यायाधीश होता है। जो लोग नहीं जानते तो उनको यही पता होगा सुप्रीम कोर्ट में एक न्यायाधीश होगा, वही जो मुख्य न्यायाधीश है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 34 न्यायाधीश होते हैं। एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 33 उप मुख्य न्यायाधीश 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो इस 33 अन्य न्यायाधीश में से अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो इसमें से जो वरिष्ठतम व्यक्ति होगा, वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। क्या होगा? साथियों, अनुच्छेद 61 हम बता रहे थे, आपको बताए नहीं। अनुच्छेद 60 के बाद अनुच्छेद 61 का वर्णन है। अनुच्छेद 61
अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग, वेतन भी बता रहे हैं, दिक्कत मत लीजिए। राष्ट्रपति का महाभियोग, राष्ट्रपति पर कौन महाभियोग लगा सकता है, ठीक है साथियों। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 में बताया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा करके राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल के पहले राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग या तो लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य या राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, कितने सदस्य, 2/3 सदस्य, 2/3 सदस्य। जब क्या होगा, लोकसभा के या तो 2/3 सदस्य या राज्यसभा के 2/3 सदस्य, 2/3 सदस्य मिलकर के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकता है। अच्छा, किसी ने कहा कि सर क्या लोकसभा का अकेला सदस्य, हाँ केवल लोकसभा के सदस्य, केवल लोकसभा के सदस्य अगर चाहेंगे तब भी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। केवल राज्यसभा के सदस्य चाहेंगे तब भी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों लोग चाहते हैं तब भी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, किसी ने कहा कि सर राष्ट्रपति पर केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य ही महाभियोग क्यों लगा सकते हैं, जबकि राष्ट्रपति को तो विधानसभा के सदस्य भी मतदान करते हैं। इसका मतलब राष्ट्रपति पर विधानसभा के सदस्य भी महाभियोग लगा सकते हैं? नहीं, जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जो विधानसभा होता है वो केवल क्या रहता है, राज्य के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि लोकसभा या राज्यसभा जो होता है वो केंद्र के प्रति उत्तरदायी होता है। इसलिए विधानसभा के सदस्य महाभियोग राष्ट्रपति पर नहीं लगा सकते, लेकिन मतदान कर सकते हैं, मतदान कर सकते हैं। विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति को मतदान करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा सकते। राष्ट्रपति का वेतन, अपन बताएंगे राष्ट्रपति के वेतन किस अनुच्छेद में वर्णित है। अनुच्छेद 59। अनुच्छेद 59, ठीक है। अनुच्छेद 59 में किसका वर्णन है, राष्ट्रपति का वेतन, राष्ट्रपति का वेतन। अगर हम राष्ट्रपति के वेतन की बात करते हैं तो अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के वेतन का वर्णन किया गया है। वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन साथियों 5 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए प्रतिमाह। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए प्रतिमाह है। राष्ट्रपति के जो वेतन होता है सभी करों से मुक्त होता है, ठीक है। ये राष्ट्रपति का जो वेतन होता है सभी करों से मुक्त होता है। राष्ट्रपति को जो सिक्योरिटी दी जाती है उससे मुक्त होता है। राष्ट्रपति के घर की जो बिजली का खर्च आता है उससे मुक्त होता है। राष्ट्रपति को जितनी सुरक्षाएं प्रदान की जाती हैं उससे मुक्त होता है। मतलब कहने का मतलब राष्ट्रपति को क्या होता है, ये 5 लाख रुपया उसको मासिक जो होता है बचत के रूप में दिया जाता है। बाकी जितने भी राष्ट्रपति के ऊपर खर्च आते हैं उसका खर्च अलग से दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, राष्ट्रपति को ये वेतन मिलता कहाँ से है, तो साथियों हमारे देश में कोई भी पद है, ठीक है, महान्यायवादी का पद है, राष्ट्रपति का पद है,
राज्यसभा के सदस्यों का पद है, लोकसभा के सदस्यों का पद है, ठीक है। यह जो बड़े बड़े पद हैं, उपराष्ट्रपति का पद है, इनको जो वेतन दिए जाते हैं वो केंद्र की संचित निधि से, केंद्र की संचित निधि, केंद्र की संचित निधि से इनको वेतन प्रदान किया जाता है, संचित निधि, ठीक है। अगर हम बात करते हैं संचित निधि का वर्णन किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 266 में, अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 266 में संचित निधि का वर्णन है। यही संचित निधि से भारत के राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, अन्य बड़े बड़े पदों को भारत की संचित निधि अनुच्छेद 266 के तहत प्रत्येक सदस्यों को वेतन प्रदान किया जाता है। तो वर्तमान समय में राष्ट्रपति का वेतन कितना है? 5 लाख है। इसके बाद अनुच्छेद 71 की बात करते हैं। अनुच्छेद 71, अगर क्या होता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद हो जाता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद, यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद हो जाता है तो इसका मतलब क्या होगा, उसका विवाद कौन करेगा, उस विवाद में फैसला कौन करता है? उच्चतम न्यायालय करता है। उच्चतम न्यायालय जो फैसला देता है, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट नहीं साथियों, सर्वोच्च न्यायालय जो भी फैसला लेती है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद होने पर सुप्रीम कोर्ट के पास पूरा, उसके पास जो अधिकार होता है, यदि विवाद हो गया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद हो गया है, तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वही फैसला अंतिम फैसला होगा। अगर ऐसे मान लेते हैं कि 2 लोग हैं, दोनों लोगों का मत बराबर हो गया, अगर 2 लोग क्या किए हैं, 2 लोग मतदान लड़े हैं, दोनों लोगों के मतों की संख्या बराबर हो गई है, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों लोगों को राष्ट्रपति बना दिया जाएगा, ठीक है। या अगर वोट की गिनती करते समय कोई विवाद हो गया, या राष्ट्रपति के निर्वाचन में कई प्रकार की समस्या गई, कई प्रकार के विवाद हो जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में जो भी क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय होगा, सुप्रीम कोर्ट हमारे देश का होगा, उसका जो फैसला होगा वही फैसला मान्य होता है। साथियों, अब हम आपको बताएंगे राष्ट्रपति की शक्तियां। क्या राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, किस कारण से राष्ट्रपति को चुना जाता है, उसके क्या कार्य हैं, अब इन सभी का वर्णन हम साथियों आपके सामने करने चल रहे हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां, प्यारे साथियों, आज की क्लास बस इतना ही। आप सभी जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट 2.0 के साथ। अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कीजिए। हमारे फेसबुक आईडी सौरभ निषाद जाफरगंज से जुड़े रहे साथियों। जय हिंद साथियों, थैंक यू।